नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको आज बहुत ही अच्छी तरीके से आज गुरुत्वाकर्षण समझाने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप नए भी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम में से हर किसी ने क्रिकेट मैच तो खेला ही होगा, आप भी खेलते होंगे। कभी आपने गेंद को हवा में ऊपर की तरफ उछाला है? तो क्या हुआ है? अरे भाई, होगा क्या, गेंद नीचे आ जाएगी। लेकिन कभी आपने ये सोचा ये गेंद नीचे क्यों आई, दाएं बाएं ऊपर क्यों नहीं गई? आपके दिमाग में ये बात तो आई होगी कि गेंद हर बार उछालने पर नीचे ही क्यों आती है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं चली जाती है, या दाएं बाएं क्यों नहीं जाती है। तो दोस्तों, कोई तो ताकत है ना जो गेंद को अपनी तरफ खींच रही है। कोई तो फोर्स लग रहा है ना, कोई तो है ना जो अपनी गेंद को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, वो कौन है जो गेंद को अपनी तरफ खींच रहा है? वो पृथ्वी है। अब वो गेंद को खींच किस, कोई तो ताकत लगा रही है, उस ताकत का तो भी कुछ नाम होगा। तो दोस्तों, उसी ताकत का नाम है गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी गेंद पर लगाती है और अपनी तरफ खींचती है। तो उससे ही क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं गुरुत्व या गुरुत्वीय बल, ग्रेविटी या ग्रेविटी फोर्स। दोस्तों, जब कोई पिंड ऊपर से गिराया जाता है तो पृथ्वी उस पिंड पर आकर्षण बल लगाती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, तो इसको क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं, या फिर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल भी कह सकते हैं। दोस्तों, जैसे ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये बच्चा जब गेंद को उछालता है तो ये जो एक्लिप्स शेप में गेंद ऐसी जाती है, यहाँ से चलती है तो ऐसी जाती है। लेकिन देख, गेंद पर एक फोर्स काम कर रहा है नीचे की तरफ। देखो दोस्तों, हर जगह जो इसे नीचे लाने का प्रयास कर रहा है, यही क्या होता है, यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल का विश्वव्यापी नियम क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसका एक यूनिवर्सल नियम है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को एक बल से आकर्षक करती है। किससे करती है? एक बल से। प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तुएं हैं इस ब्रह्मांड में, वो एक दूसरे को एक बल से आकर्षक करती हैं, जो उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम होता है। जैसे हम समझते हैं, जैसे मान लिया दो पिंड हैं, दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान क्या है, एक का है m1 और एक का है m2। ध्यान रखना दोस्तों, दो वस्तुएं रखी हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई। एक का द्रव्यमान m1 है, एक का m2 है। अब जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से किसी बल द्वारा आकर्षित होती रहती है, एक दूसरे पर बल लगाती है। अब माना ये वस्तु m1 है, m2 पर F1 बल लगाती है, F1 बल लगाती है। भाई, ये दूसरी वस्तु है जो m2 द्रव्यमान की है, वो F1 पर F2 बल लगाती है। अब जैसा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी ये कहता है कि जब आकर्षक करती हैं तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है जो फोर्स लगता है। अब जैसे मान लीजिए m1 m2 दो पिंड एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं और एक दूसरे पर, जैसा बताया था, F1 F2 बल लगा रहे हैं, तो उनके बीच ग्रेविटी फोर्स क्या होगा, उनके बीच ग्रेविटी फोर्स होगा F1 बराबर F2 बराबर Gm1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। जहाँ पर g क्या है, g हमारा कांस्टेंट होता है और g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। और अगर यदि मान लिया जाए कि दोनों पिंड m1 और m2
द्रव्यमान उनका 1 किलोग्राम है और उनके बीच जो r दूरी है उसको 1 मीटर मान लिया जाए, तब ग्रेविटी फोर्स किसके बराबर होगा? तब ग्रेविटी फोर्स गुरुत्वीय स्थिरांक यानी जी, कैपिटल जी ना कि छोटी, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। आप देख सकते हैं अगर m1 m2 दोनों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो m1 का 1 किलोग्राम है इंटू m2 का 1 किलोग्राम है और उनके बीच जो दूरी r है ये 1 मीटर है, तो नीचे जैसे सूत्र में दिखाया गया है 1 इंटू 1 तो बराबर 1 आ जाएगा, मतलब F बराबर G। समझ तो गए हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक गुरुत्वीय त्वरण की तरफ, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। अब जैसा कि हम त्वरण पहले पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। और उसे जी से, सॉरी यहाँ पे छोटी जी होगी, इसे स्मॉल जी से शो करते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है केपलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, केपलर के नियम ध्यान रखना दोस्तों। केपलर के ग्रह की गति के नियम, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ग्रहों की गति के विषय में वैज्ञानिक केपलर ने 3 नियम दिए थे दोस्तों। तो चलिए हम सब समझते हैं क्या थे। तो ग्रह का पहला नियम था केपलर का, यह नियम सामान्यतः कक्षाओं के नियम से नाम से भी जाना जाता है। किसके नियम से भी जाता है? प्रथम नियम कक्षाओं के नियम से भी जाना जाता है। किसी भी ग्रह की कक्षा सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्त है जिसमें सूर्य दीर्घवृत्त के 2 नाभियों में से एक पर होता है। हम जानते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर गोलाकार कक्षा में घूमते हैं, लेकिन केपलर के अनुसार उन्होंने कहा कि यह सच है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन उन्होंने बताया गोलाकार कक्षा में नहीं, बल्कि यह एक दीर्घवृत्त के चारों ओर घूमता है। और दोस्तों आपको बता दूं, एक दीर्घवृत्त में हमारे पास 2 फोकस होते हैं और सूर्य दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित है। चलिए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे कोई गोला होता है तो उसमें एक ही फोकस होता है, लेकिन आपको बता दें जो एक्लिप्स यानी दीर्घवृत्त होता है इसमें 2 फोकस होते हैं, F1 मान लो या F2 मान लो, ये ध्यान रखना आप। अब उन्होंने बताया कि सूर्य जब ग्रह इस मार्ग पर सूर्य के चारों गति करते हैं तो उन्होंने बताया जैसे ग्रह इस जगह पर है तो उसको मिलाने वाली रेखा, सूर्य को मिलाने वाली रेखा ये है, और सूर्य एक फोकस पर होगा। जैसे ये हो गया एक फोकस, एक ये हो गया। जब भी अगर यहाँ पे ग्रह होगा तब भी यहाँ पे होगा, ये होगा एक फोकस पे ही सूर्य। किसी भी ग्रह की कक्षा सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्त है जिसमें सूर्य है दीर्घवृत्त के 2 नाभियों में से एक पर स्थित होता है, एक फोकस पर स्थित होता है, जैसा हमने बताया चित्र में। हमारा दूसरा केपलर का नियम था, किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान मात्रा में क्षेत्रफल तय करती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल समान अवधि के लिए बराबर होगा। इसे क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, पहले तो केपलर का जो द्वितीय नियम सेकंड लॉ है उसे क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहते हैं। अब वो नियम क्या कहता है कि किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान मात्रा में क्षेत्रफल तय करती है। जैसे चित्र में समझते हैं हम, जैसे दोस्तों ये रहा हमारा सन। अब मान लीजिए कोई ग्रह पॉइंट ए पर है, अब वो ए से बी तक जाने में मान लीजिए 1 घंटा लेता है। चलिए 1 घंटा मान लेते हैं, 1 घंटा में वो ए से बी तक पहुंचता है। अब ए से बी तक पहुंचता है तो हमारा जो ये एरिया बनता है इसका क्षेत्रफल, ध्यान रखना दोस्तों, हमारा जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर ए से बी तक जाने में 1 घंटा लेता है, मान लीजिए 1 आवर, और इतना एरिया कवर करता है। अब चलिए वहाँ पे छोड़िए, इस तरफ आते हैं, सूर्य के पास आते हैं।
यही पिंड यहाँ सी से डी तक आता है और ये एरिया कवर करता है, ये वाला एरिया कवर करता है, इतना चलता है। तो दोस्तों केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार कि इसका क्षेत्रफल ए से बी तक जाने में इसका इतना क्षेत्रफल और सी से डी में आने पर इसका इतना क्षेत्रफल बराबर होता है। ध्यान रखना दोस्तों, बराबर होता है, यानी कि ए बी एस बराबर सी एस डी, ये दोनों एरिया बराबर होंगे। जबकि यहाँ से यहाँ तक में भी एक घंटे में पहुँचा था और ये से यहाँ तक भी 1 घंटा में चला है, दूरी तय की है। तो इनका इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा, बराबर होगा। यही केपलर का द्वितीय नियम था। आप कहीं पे भी समान समय में कोई दूरी तय कर लो, उसका एरिया बराबर ही होगा। ये केपलर का द्वितीय नियम था। अब तृतीय नियम समझते हैं। सूर्य से ग्रह की औसत दूरी का घन उस ग्रह द्वारा सूर्य के चक्कर लगने में लगे समय के वर्ग के अनुक्रमानुमापी होता है। यानी कि तृतीय नियम कहता है केपलर का कि सूर्य से ग्रह की औसत दूरी, सूर्य से ग्रह की, जैसे मान लीजिए ये सूर्य यहाँ पर है और यहाँ पर ग्रह है, कोई चाल कर रहा है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे है। अब उसने बताया कि सूर्य से ये वाली दूरी, ये औसत दूरी का घन, मान लीजिए ये आर, इस दूरी आर है, अब इसका घन यानी आर क्यू उस ग्रह द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में लगे समय। अब ये ग्रह यहाँ पता, इसको पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसका वर्ग यानी टी स्क्वायर, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसा कि हमने ये दिखाया। अब इनमें के कांस्टेंट होता है, तो क्या हो जाता है हमारा टी बराबर के आर क्यू, सॉरी टी स्क्वायर। अगर हम के इक्वल टू करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यू। यही केपलर का तृतीय नियम था। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों किसी वस्तु या पिंड का वह बिंदु जिस पर उसका संपूर्ण भार केंद्रित रहता है गुरुत्व केंद्र कहलाता है। यह बिंदु पिंड के भीतर या बाहर कहीं भी हो सकता है। दोस्तों आपने कभी एक उंगली पर बॉल नचाई है? जो लोग उंगली पर बॉल नचा लेते हैं तो वो कैसे नचा लेते हैं? क्योंकि दोस्तों वो उसका बॉल का गुरुत्व केंद्र ढूंढ लेते हैं और उसी केंद्र पर रखकर वो बॉल नचाते हैं। उसका जो मास होता है वो एकदम संतुलित रहता है, गेंद नाचती रहती है। जैसे दोस्तों पीसा की मीनार झुकी हुई है लेकिन गिरती नहीं, क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से गुजरी हुई है। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये रही पीसा की मीनार। अब इसका ग्रेविटी सेंटर ये यहाँ पे है। अब इस पे जो ऊर्ध्वाधर, इसकी जो ऊर्ध्वाधर रेखा गुजरती है वो उसके आधार से गुजरती है। देख दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इसका आधार है, यहाँ से यहाँ तो बीच में गुजरती है, इसीलिए गिर नहीं जाती। और यही अगर रेखा यहाँ से गुजरती, इसके बेस पे ना गुजरती, तो ये मीनार कब की गिर जाती, या फिर ये रेखा यहाँ से गुजरती तो भी ये मीनार गिर गई होती है। लेकिन ये रेखा इसके बेस से गुजर रही है, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसीलिए, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, इसीलिए मीनार आज तक गिरी नहीं है। दोस्तों कभी आपने ध्यान दिया होगा, कभी आपने कोई, जैसे फॉर एग्जांपल, कभी आपने स्केल या कोई भी डंडा सा, कोई एक हाथ लंबा डंडा कभी उंगली पर रोका होगा, बैलेंस किया होगा, उंगली पर रखकर बैलेंस किया होगा। आप बैलेंस करना कभी कर लेंगे आप, कब होगा वो जब होगा, जैसे मान लो दोस्तों ये कोई छड़ है, कोई स्टिक है। अब आप यहाँ पे उंगली पे इसको छड़ को रखते हैं और बैलेंस कर लेते हैं, ये हवा में खड़ी हो जाती है आपकी उंगली पर। वो कैसे हो जाती है? क्योंकि आप इस छड़ का जो ग्रेविटी पॉइंट सेंटर है वो ढूंढ लेते हैं और उसी ग्रेविटी सेंटर पर उंगली रखते हैं और ये छड़ आपकी उंगली पर बैलेंस हो जाती है। तो यही क्या होता है, हमारा यही पॉइंट होता है ग्रेविटी सेंटर। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रक्षेप गति, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कहीं जाइएगा मत। प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रक्षेप गति होता क्या है? प्रक्षेप गति का एक रूप है। जैसे हमारी स्ट्रेट मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है, जैसे ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन भी होती है। यानी ये गति का ही एक रूप है, जहाँ किसी पिंड
को पृथ्वी की सतह के निकट क्षितिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित यानी फेंका जाता है और यह गुरुत्वाकर्षण के अधीन वक्री गति करता है, तो प्रक्षेप गति कहलाता है। जैसे दोस्तों आपने कभी गेंद फेंकी होगी अपने हाथ से, तो वो कौन सी गति करती है? वो दोस्तों पहले तो ऊपर जाती है, उसके बाद सीधे नीचे आने का प्रयत्न करते हुए सीधे कौन सी प्रक्षेप में आ जाती है, यानी वक्राकार, एक मतलब वक्राकार पथ पर आने लगती है। जब गेंद ऊपर फेंकते हैं, पहले तो ऊपर गेंद जाती है, उसके बाद वो दोस्तों वक्राकार यानी पथ ले लेती है और नीचे आने लगती है। अब वो क्यों आने लगती है? क्योंकि ग्रेविटी उस पर वर्क कर रही है, इसीलिए वो वक्री गति करने लगती है। तो उसी को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहते हैं। जैसे तोप से निकले गोले की गति, ये प्रक्षेप गति करता है। जैसे हम सामने दूर एक हमारा दोस्त खड़ा है, अगर अगर हम उसको गेंद फेंकते हैं, तो वो गेंद जब उसके पास जाएगी तो वो प्रक्षेप गति ही होगी वो। जैसे दोस्तों अब ये प्रक्षेप गति होती क्यों है? ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज गति क्यों नहीं होती, प्रक्षेप गति क्यों होती है? अब जैसे दोस्तों ये पॉइंट है ओ, यहाँ पर आप खड़े हैं, आप यहाँ से आपने बॉल फेंकी, बॉल ये गई, यहाँ तक गई, यहाँ तक गई। अब क्या है दोस्तों, ये इसका प्रारंभिक वेग यू है, इनिशियल वेग कितना है? यू है। अब एक तो वेग इसको ऊपर ले जाने का प्रयास करता है, ऊपर ले जाता है, यानी यू, उसको मान लेते हैं यू साइन थीटा, और एक इसको बिल्कुल क्षैतिज में ले जाने का प्रयास करता है। जब हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल ऊपर भी जाती है हमारी है, और बॉल जैसे हमारा दूर खड़ा दोस्त है, उसको हम बॉल फेंकेंगे तो उसके पास मतलब उसके क्षैतिज में ही बॉल मतलब हमारी गति करेगी और ऊपर की तरफ भी करेगी। जैसे ऊपर की तरफ यू साइन थीटा एक घटक हो गया इसका, और जो क्षैतिज में वर्क करता है फोर्स, उसमें हो जाता है यू कॉस थीटा। अब दोस्तों अब इन यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा के परिणाम स्वरूप एक फोर्स लगता है यू, ये वाला यू, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं यू। इन दोनों के परिणाम स्वरूप यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा क्षैतिज ऊर्ध्वाधर के परिणाम स्वरूप एक फोर्स करता है यू, जो इसको इस तरह ले जाने का प्रयास करता है। और जब पॉइंट ए पर इस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर उस बॉल का जब जो में वेग होता है वो जीरो हो जाता है, यानी बॉल अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है। उसके बाद अब इस बॉल पर हमारा ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो एक बॉल एक निश्चित दूरी पर ही तो जा पाएगी, ऐसा नहीं हमेशा के लिए ऊपर चली जाएगी, नहीं जा पाएगी ना, क्योंकि पृथ्वी उस पर ग्रेविटी फोर्स अप्लाई कर रही है। तो बॉल यहाँ तक आती है ऊंचाई में, इसके बाद यहाँ पर हमारा वेग जीरो हो जाता है बॉल का, बॉल की जो मतलब जीरो चाल होती है, वेग होती है, जीरो हो जाता है। क्यों? अगर जीरो नहीं होगा तो ये ऊपर हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन पृथ्वी अपनी तरफ इधर खींचती है। जब पृथ्वी खींचेगी तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जहाँ पर बॉल का वेग है वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाता है। अब बॉल यहाँ से गिरना आरंभ होती है दोस्तों, यहाँ पे एक अधिकतम ऊंचाई होती है, जो अधिकतम ऊंचाई लेने के बाद अधिकतम ऊंचाई एच मान ले, जब उसका वेग जीरो हो जाता है, अब बॉल नीचे गिरना स्टार्ट हो गई है। जब बॉल का वेग जीरो हो जाएगा तब वो नीचे को ही गिरेगी। लेकिन दूसरा जो फोर्स है यू कॉस थीटा जो क्षैतिज में काम कर रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो तो ऐसा ही काम जारी रखेगा। लेकिन जो हमारा जो ऊर्ध्वाधर जो हमारा घटक था यू कॉस थीटा, अब वो नीचे की तरफ काम करेगा। जैसे यहाँ से जब बॉल यहाँ तक आएगी तो यू कॉस थीटा ये तो काम कर ही रहा है, जब लेकिन नीचे की तरफ अब माइनस में नीचे बॉल गिर रही है, यानी कि इसमें अब त्वरण भी होगा, क्योंकि इसकी चाल बढ़ेगी, इसका वेग बढ़ेगा। जब वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण तो होता ही है, तो होगा नीचे की तरफ कौन सा कार्य करेगा घटक? माइनस यू साइन थीटा, क्योंकि अब नीचे गिर रही है। तो चित्र से आपको समझ तो आया ही होगा प्रक्षेप गति के बारे में, कि हमारी कोई भी चीज़ प्रक्षेप गति क्यों करती है, ये वाली मोशन क्यों करती है। अब सिंपल शब्दों में कहूँ, जब हम किसी बॉल को या किसी पिंड को फेंकते हैं तो उस पर दो फोर्स काम करते हैं, दो तरीके। एक फोर्स उसको क्षैतिज में ले जाने सीधा सीधा ले जाने का प्रयास करता है, और एक जो फोर्स होता है वो उसको ऊपर ले जाने का प्रयास करता है। और जब एक ऊपर की तरफ खींचेगा, एक सामने की तरफ खींचेगा, तो दोस्तों जो बीच का जो कार्य करता है वो उसका पथ कैसा बना देता है, उसका जो रास्ता होता है वो एकदम वक्री बना देता है, वक्री गति बना देता है। तो इसलिए वो वक्री कोई पिंड होता है वो वक्री गति करने लगता है, इसी को प्रक्षेप गति कहते हैं। और इसके लिए यही सूत्र है, अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप गति में अधिकतम ऊंचाई अगर कभी आपके न्यूमेरिकल में पूछा जाता है तो उसके लिए सूत्र लगेगा, क्या लगेगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g।
ये दोस्तों ध्यान रखना, अधिकतम ऊंचाई के लिए ये सूत्र है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और अगर यही प्रक्षेप की परास आर, परास अभी सोच रहे हो कि परास क्या होती है, जैसे फिगर में आपको दिखाते हैं, ओ से बी तक की ये दूरी, ये रेंज, यही परास है। ध्यान रखना दोस्तों, ओ से यहाँ से कोई पिंड को फेंकते हैं और यहाँ तक ये जाएगा ऐसे ऐसे यहाँ, और यहाँ तक आने में दूरी तय करती है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही परास होती है। तो परास क्या होती है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ध्यान रखना दोस्तों, परास में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये जी होती है, और वहीं अगर अधिकतम ऊंचाई एच पूछा जाता है तो नीचे क्या हो जाएगा 2g, जहाँ पे हमारा यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, और जी गुरुत्वीय त्वरण। अब दोस्तों कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या है, यानी गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है। तो दोस्तों इसमें क्या संबंध है, तो हमारा ये होता है जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अतः स्पष्ट है कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगर भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं, मान लीजिए दोस्तों कि जो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान, एक और बात, हमारा द्रव्यमान, आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं घुमाओ, कहीं भी चले जाओ, हमारा द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। हमारा क्या बदलता है, भार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। अगर हमारा पृथ्वी पर भी 6 किलोग्राम वजन है तो हमारा ये पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ 6 किलोग्राम ही होगा। अब अगर भिन्न भिन्न द्रव्यमान, अगर अलग अलग वजन की दो वस्तुएं मुक्त रूप से गिराई जाएं, ऊपर से गिराई जाएं मान लीजिए, तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। अगर वो एक ही ऊंचाई से गिराई जाएं तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगी। इसीलिए जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। ध्यान रखना दोस्तों, जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। अब दोस्तों जैसे बताया कि ऊपर से जब कोई दो वस्तुएं हैं मान लीजिए, और उनके द्रव्यमान एक 5 किलोग्राम की है और एक 50 किलोग्राम की है। ध्यान रखना दोस्तों, एक 5 किलोग्राम की है और एक 50 किलोग्राम की है। अगर वो गिराई जाती हैं तो उनमें समान त्वरण होगा, यानी जी उन दोनों में इक्वल होगा, समान होगा। और वो एक साथ अगर गिराई जाएंगी तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगी। जरूरी नहीं एक 5 किलोग्राम की है तो वो बाद में पहुंचे, एक 50 किलोग्राम की वो पहले पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि हमने बताया था, जी का मान है जो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता है। उसे कोई, जी को मतलब ही नहीं है कि तुम्हारा द्रव्यमान कितना है, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। तो 5 किलोग्राम वाली और 50 किलोग्राम की दोनों वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर आएंगी, बस शर्त यही है कि एक साथ छोड़ी जाएं। चलिए अब हम पढ़ेंगे उपग्रह की कच्ची चाल। हम जानते हैं कि कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित होते हैं, अतः इनको ग्रह के चारों ओर ग्रह की कक्षा में मानव द्वारा ही स्थापित किया जाता है। अतः किसी उपग्रह को किसी ग्रह के चारों ओर ग्रह की कक्षा में स्थापित करने के लिए जितना वेग आवश्यक होता है, उस आवश्यक वेग के मान को उपग्रह की कच्ची चाल कहा जाता है। दोस्तों दोस्तों जैसे कृत्रिम उपग्रह जब मानव हमारे देश में जब हमारा मानव भेजते हैं तो इनको ग्रह के चारों ओर ग्रह की कक्षा में हमें ही स्थापित करना पड़ता है। अतः जब हम किसी ग्रह को, किसी ग्रह उपग्रह को किसी ग्रह के चारों ओर, अब हम ग्रह की कक्षा में उसको पहुंचाना है हमें, अब उसके लिए हमें वेग देना पड़ेगा ना, तभी तो वो उसके ओर चक्कर लगा पाएगा। और उसी उपग्रह को क्या कहते हैं, उपग्रह की कच्ची चाल कहते हैं। अब उपग्रह की कच्ची चाल के लिए एक ये फार्मूला होता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, एम है। मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान एम है, एम द्रव्यमान की पृथ्वी है। अब इससे एच ऊंचाई पर, ये तो दोस्तों ये तो यहाँ से यहाँ तक ए आर जो है ये तो पृथ्वी की ही त्रिज्या हो गई। दोस्तों आप अनुभव करना, मतलब क्या बोलते हैं, सपोज करो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की त्रिज्या ये हो गई, आर हो गई, ठीक है। अब पृथ्वी से एच ऊंचाई पर, भाई उपग्रह है वो तो ऊंचाई पर ही होगा पृथ्वी से। अब मान लो वो ऊंचाई है चाहिए वाली, यहाँ पर हमारा कोई एम द्रव्यमान, स्मॉल एम द्रव्यमान का उपग्रह है। अब ये बी वेग से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी हमारा ग्रह है ना, इसीलिए चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों इस पर अब सोच रहे हैं आप, इस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे, तो इस पर दो बल कार्य करते हैं।
एक तो होता है हमारा अपकेंद्री बल। पहले आप समझिए अपकेंद्री बल क्या होता है। दोस्तों कभी आपने अपने घर में मट्ठा फेरते हुए मम्मी भाभी किसी को देखा होगा। मट्ठा आपने देखा होगा, जब मट्ठा हमारे घर में फेरा जाता है तो उसके जो मक्खन के कण होते हैं वो सब बीच में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर अपकेंद्री बल कार्य करता है। आपने बाल्टी भरी हुई, पानी से भरी हुई बाल्टी को जब आप हम गोल गोल घुमाते हैं तो पानी हमारा बाहर नहीं निकलता है। क्यों? वहाँ भी हमारा अपकेंद्री बल कार्य करता है। जब हम एक वृत्तीय मार्ग पर, गोलाकार मार्ग पर दौड़ते हैं तो हम कभी बाहर की ओर नहीं भाग पाते हैं, मतलब अंदर की तरफ ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भी अपकेंद्री बल रहता है। तो अपकेंद्री बल होता क्या है? अपकेंद्री बल दोस्तों वो होता है जो वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए किसी पिंड को उसके सेंटर की तरफ रखे, उसको बाहर ना जाने दे, सेंटर की तरफ कार्य करता है। मतलब हमेशा वस्तु के जिसमें जो गोलाकार मार्ग पर हम दौड़े कुछ भी करते हैं तो उसको अंदर की तरफ ढकेलता है। वो होता है हमारा, कौन सा होता है? अपकेंद्री बल। हाँ तो दोस्तों आते हैं, तो जब ये ओम द्रव्यमान का उपग्रह जब यहाँ भी चाल से जब इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इस पे दो कार्य करते हैं। एक तो होता है, हमने बताया जैसा अपकेंद्री बल, यानी mv² अपॉन और EH, ये होता है। अब वैसे दोस्तों अपकेंद्री बल F का सूत्र होता है mv² अपॉन R। अब R हमारी ये है, R यानी पृथ्वी की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई दोनों जोड़ी जाएंगी ना, R प्लस, इसीलिए हो गया R प्लस H ये। और दूसरा हमारा क्या करता है? गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वो भी तो कार्य करेगा, उपग्रह को नीचे खींचने का प्रयास करता है ना। तो दो बल कार्य करते हैं, एक अपकेंद्री बल, एक गुरुत्वाकर्षण बल। ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, और ये बराबर मात्रा में लगते हैं। तो इससे हमारा एक फार्मूला आता है, B बराबर √GM अपॉन REH, या फिर रूट के अंदर GM अपॉन R। चलिए हम आपको फिर से समझाते हैं। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है, जैसा हमने आपको बताया था, और पृथ्वी की त्रिज्या r है। अब पृथ्वी से h ऊंचाई पर कोई m द्रव्यमान का उपग्रह b वेग से पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहा है, जैसा हमने अभी आपको बताया था। और अब जब वह सर्कल में गति कर रहा है, यानी कि गोलाकार पथ पर वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, तो उस पर अपकेंद्री बल भी कार्य करेगा और गुरुत्वाकर्षण बल भी, दोनों बराबर वो भी होंगे। तो दोनों का ये हो गया हमारा अपकेंद्री बल mv² अपॉन REH, और ये हो गया हमारा ग्रेविटी फोर्स। तब जैसा कि हमने भी आपको बताया, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारी होगी कच्ची चाल, तो हमारी कच्ची चाल निकल के आएगी रूट के अंदर GM अपॉन R। अब हमारा है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग जिससे अगर किसी पिंड को फेंका जाए और पिंड पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर निकल जाए, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग जैसे दोस्तों, जैसे हम कोई चीज़ फेंकते हैं ऊपर, तो वो वापस कहाँ जाती है? नीचे आ जाती है। क्यों? ऊपर क्यों नहीं चली जाती है? क्योंकि हमारा ग्रेविटी फोर्स उस पर कार्य कर रहा है। लेकिन अगर हम उसको एक इतना मतलब चाल दे दूं, उसको इतनी जोर से फेंकूं, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से भी बाहर चली जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। तो वो चाल होगी कितनी? वो अब जो चाल होगी वो ही होगा, क्या होगा? पलायन वेग होगा। अगर हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंक दें तो वो कभी वापस नीचे नहीं आएगी, वो पृथ्वी का गुरुत्व पार कर जाएगी। उसी वेग को क्या कहेंगे? जिस वेग से कोई वस्तु बाहर चली जाए कभी वापस ना आए, पलायन वेग कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होगा? B बराबर रूट के अंडर 2GR, जहाँ G क्या है? ग्रेविटी, और R है त्रिज्या। तो दोस्तों याद रखना, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इस चाल से अगर कोई वस्तु हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वस्तु कभी लौट के नीचे नहीं आएगी, वो हमेशा के लिए ऊपर चली जाएगी। तो और यही वेग, जिस वेग से कोई वस्तु ऊपर चली जाए कभी वापसी ना आए, तो वही होता है हमारा पलायन वेग। चलिए अब हम दोस्तों गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों न्यूटन से पहले किसने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो दोस्तों हमारे देश के महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं।
नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी गुरुत्व नहीं है, इसलिए वहाँ पे वो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। जब तक ग्रेविटी नहीं लगी हमारे बॉडी पे ऊपर से नहीं लगी तब तक हम हवा में तैरेंगे। हमारे पृथ्वी पर हमें ग्रेविटी फोर्स हम पे अप्लाई होता है, इसलिए हम चुपचाप सीधे खड़े रहते हैं। नेक्स्ट है, पीसा की मीनार जो गिरती क्यों नहीं है? जो कि है जबकि, क्योंकि उससे गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा ये वाली मीनार के आधार से गुजरती है। ये रही हमारी इसी मीनार और ये रेखा इसके आधार से गुजरती है। मानव का वजन पृथ्वी के बजाय चंद्रमा पर कितना होता है? तो दोस्तों याद रखना, पृथ्वी का 1/6 चंद्रमा पर होता है। लेकिन दोस्तों द्रव्यमान अगर पूछा जाता है, जैसे किसी कभी पूछा जाता है कि किसी भी प्राणी का पृथ्वी पर द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर कितना होगा, तो वो 20 ही होगा। आप कहीं भी चले जाओ पूरे ब्रह्मांड में। वहीं अगर पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर कितना होगा? अगर पृथ्वी पर 60 किलो भार 60 है तो उसका चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर होगा उसका 1/6, 60 का 1/6 यानी कि 10 किलोग्राम। तो चंद्रमा पर कितना होगा? 10 किलोग्राम। नेक्स्ट है, मानव का भार अधिकतम कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। दोस्तों हमने जैसा आपको बताया था कि भार चेंज होता रहता है लेकिन द्रव्यमान नहीं। तो ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लगता है, बल लगता है, तो इसलिए ध्रुवों पर भार भी मनुष्य का सबसे ज़्यादा होता है। तो भार होता क्या है? mg, W = mg होता है ना। तो ये हमारा जो भार होता है वो जी पर भी निर्भर करता है और इस पर भी करता है। तो जहाँ पर जी ज़्यादा होगा यानी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे भार भी W भी ज़्यादा होगा। और ध्रुवों पर हमारा जी ज़्यादा होती है तो इसलिए वहाँ पर भार भी ज़्यादा होगा।